जय संविधान दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि आयशा ने मुझे आज इस बातचीत के लिए बुलाया। मेरे मन में आयशा के लिए और आयशा जैसे तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इज्जत है, खासतौर से उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इज्जत करते हैं, जो हमारे संविधान की इज्जत करते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का दौर बहुत मुश्किल दौर है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो सीमांत हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स वगैरह वगैरह। तो ये जो एक अंधेरा सा है, उसकी याद में मैंने काला कुर्ता पहना है। मैं महसूस कर रही हूँ जो उनके ऊपर हो रहा है, मगर ये सफ़ेद दुपट्टा है उम्मीद का, अमन का, मोहब्बत का, क्योंकि उम्मीद को ज़िंदा रखना है, सपनों को ज़िंदा रखना है, क्योंकि सबसे ख़तरनाक होता है सपनों का मर जाना। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा लाल रंग भी है। ये लाल रंग है हमारे संघर्षों का, द कलर ऑफ आवर स्ट्रगल्स। तो लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, बदलेंगे, खुद को भी और औरों को भी, मगर शुरू खुद से करेंगे। तो दोस्तों, मुझे कहा है कि मैं कोविड-19 पर और डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ रही है उस पर बात करूं। तो पहले कोविड-19 पर मैं कुछ कहती हूं। दोस्तों, हर खतरे में, हर पेंडेमिक में, हर जंग में जो हम लोगों के अंदर होता है वही बाहर आता है। अगर अंदर समझ बूझ है, प्यार मोहब्बत है, तो वो बाहर आता है हमारे। आज आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में और बाहर भी लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह न करके औरों की मदद कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर आगे आके सेहत लोगों की दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बचा रहे हैं। जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मगर दूसरी तरफ वो लोग जिनके अंदर का डर हिंसा बन के बाहर निकल रहा है, उंगलियां उठा रहे हैं हर एक के ऊपर, अदरिंग कर रहे हैं कि वो हमारे जैसे नहीं है। अमेरिका में देखिए, लोगों ने बंदूकें खरीदना शुरू कर दिया था, पर माइग्रेंट्स के खिलाफ चालू हो गया है। हमारे यहाँ भी जिनको हम पसंद नहीं करते उनके खिलाफ हमने चालू कर दिया है। मेरी एक दोस्त हैं नेपाली, वो बुद्धिस्ट नन हैं, अनी चोइंग। उनका एक बहुत खूबसूरत गीत है दोस्तों, नेपाली में, कि फुलको आँखा माँ फूलै संसारा और कांडा का आँखा माँ कांडाई संसारा। कि जिनकी आँखों में फूल हैं उनको दुनिया फूलों से दिखती है, और जिनकी आँखों में कांटे हैं उनको कांटे ही कांटे दिखते हैं, और वो सिर्फ कांटे ही फैला सकते हैं। तो ये आजकल हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है दोस्तों, जो हो रही है, वो ये है कि ये छोटा सा कोरोना वायरस एक आईना बन गया है। सिर्फ आईना नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया है। हमारे समाजों में, हमारे परिवारों में जो ऊंच नीच है, जो शोषण है, वो बड़ा होके हमें दिखने लग गया है। तो ये वायरस दिखा रहा है हमारे पूरे समाज में कहाँ कहाँ अन्याय है,
कहाँ कहाँ गैर बराबरी है, कहाँ कहाँ शोषण जहाँ था, और वो हम अच्छे से देख पा रहे हैं. दिस वायरस इज शोइंग अस द पेट्रियार्कल वायलेंस, द क्लास, कास्ट, रेस वायलेंस. अमेरिका में कौन ज़्यादा मर रहा है? द ब्लैक्स. हमारे यहाँ मुसीबत किसको पड़ी हुई? उन करोड़ों लोगों को जिनकी मेहनत से ये देश चलते हैं, जिनकी मेहनत से होता है और अनाज खाने वालों तक पहुंचता है, जिनकी मेहनत से मेरे जैसे अमीर घरों में रहने वालों की घरों के बाहर सफाई होती है, आज वो मुसीबत में है. तो शायद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस पैंडेमिक का कि हमारी कमियां दिखा दी. हमें यह भी दिखा दिया कि हमने नेचर, हमने क्लाइमेट का कैसे गला घोंटा है. सब चीज को भी हम देखते हुए चलें. और इस वायरस ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये 1% से 5% लोगों की हिफाजत कर सकता है, उन्हें खुशहाली दे सकता है, मगर ये नियोलिबरल इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सर्वाइवल. ऑल्सो, I mean, it's destroying Mother Nature. We can see it. इससे साफ पता लग रहा है कि अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी खतरनाक है. पेट्रियार्की, कास्ट, रेस, हेटेरोनॉर्मेटिविटी, ये खतरनाक है. ये वायरस हमें बता रहा है कि गरीबी के समंदर में अमीरों के टापू ज़्यादा दिन नहीं चल सकते. तो मुझे लगता है कि हमें इस वायरस को सर नवाना चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. और अगर हम वाकई इंसान हैं, जिसका दिमाग है, जो सोच सकता है, जिसके दिल में कंपैशन भी है और पैशन भी है, तो हम समझ लें कि ये जो वायरस है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ता, ये रॉयल फैमिली के पुत्रों को भी नहीं छोड़ता, ये बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड वालों को भी नहीं छोड़ता. और ये बता रहा है कि चांद पर उतरना तरक्की नहीं है, अपनी फौजों पर 20-30% बजट का कर देना नहीं है. क्या है सुरक्षा? बेसिक सर्विसेज पर खर्च हो, एजुकेशन और साइंस पर खर्च हो, मंदिरों मस्जिदों पर नहीं, बड़ी बड़ी इमारतों पर नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियों पर नहीं. तो कोविड ने बहुत कुछ समझाया समझने वालों को. और अगर हम इससे बच कर निकल के आते हैं तो दोस्तों, कुछ नया करना पड़ेगा. अब मैं आती हूँ महिला हिंसा पर, जो आज हम सब जानते हैं कि कोविड-19 में बढ़ रही है. चीन में कहा गया कि बढ़ रही है, यूरोप के बहुत सारे देशों में, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया वगैरह में. इंडिया में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन कह चुकी है, फेमिनिस्ट एनजीओज क्षेत्रों से बता रहे हैं कि वायलेंस बढ़ रही है. और दोस्तों, कोई नई बात तो नहीं है ना, हर जंग में ऐसा हुआ है. बाहर जंग होते हैं तो औरतों पर हिंसा बढ़ती है. और सच बात तो यह है कि लंबी छुट्टियों में जब पूरा परिवार घर पर होता है तब भी वायलेंस बढ़ती है. पार्टीशन में क्या हुआ था, गुजरात, बॉम्बे वगैरह के दंगों में क्या हुआ था, महिलाओं पर कंट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रियार्की की ताकत बढ़ जाती है, औरतों के गलों का फंदा जो काफ़ी टाइट ऑलरेडी होता है
वो और टाइट होने लगता है। तो दोस्तों, किसके ऊपर ज़्यादा हिंसा हो रही है? जो परिवार चला रही हैं। और आज परिवार केवल परिवार नहीं है। कोविड के ज़माने में परिवार स्कूल बन गए हैं, वहाँ से स्कूल चल रहे हैं, जूम पर चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन गए हैं, ये कॉलेज की क्लासेस चल रही हैं स्कूलों में। कौन से हैं ये परिवार? जहाँ से आज दफ्तर चल रहे हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट चल रहे हैं, और इनको चलाने वाली औरतों हिंसा बढ़ रही है। मतलब दानिशमंद लोग ये सोचते हैं कि अगर इस तरह की हिंसा है, अगर मौत का डर सामने है, तो हमारी इंसानियत जागेगी। मगर दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी इंसानियत नहीं जाग रही। शायद कुछ लोगों को इंसानियत बची नहीं है, शायद हैवानियत ने उनको घेर ही लिया है, अब वो बच नहीं सकते। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि ये वायलेंस बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल वायलेंस इतनी पुरानी है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इसका विस्तार इतना बड़ा है कि छोटा सा ये वायरस पेट्रियार्की के वायरस को नहीं हरा सकता। पेट्रियार्की का वायरस दोस्तों 3-4 हजार साल से चल रहा है, और इस वायरस को हमने किसी ने भी लॉकडाउन में नहीं करा, हमने किसी ने भी इस वायरस से बीमार लोगों को क्वारंटाइन में नहीं डाला। तो हम क्यों हैरान हैं? कोविड-19 के आने से पहले WHO ने कहा कि 3 में से 1 औरत पर हिंसा होती है। 7.5 बिलियन लोगों में से आधी हम औरतें हैं। 3.5 बिलियन, 3.5 बिलियन में से 1/3 पर होती है वायलेंस। कितने हुए? 1 से 1.25 बिलियन, 100 से 125 करोड़ लोगों पर हिंसा होती है। कौन करता है? 100 से 125 करोड़ लोग करते हैं। ज्यादातर कहाँ होती है? परिवारों में, अपने घरों में। तो आप समझ रहे थे कि कोरोना आएगा तो ये सब हिंसक लोग देवता बन जाएंगे, ये दलितों को छूना शुरू कर देंगे, उन्हें मंदिरों में बैठाना शुरू कर देंगे, जुल्म करना बंद कर देंगे। हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि हमारे देश में 40 से 50% पति परमेश्वर अपनी पत्नियों पर हिंसा करते हैं। पूरी दुनिया में 30% करते हैं। तो दोस्तों, आज ये देखते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं, 30%, 40% जो भी हैं, आज उन बेचारों का खुद का क्या हाल है? डरे बैठे हैं, ना नौकरी है, ना उम्मीद है, ना पैसे हैं। वो सारा सेंस ऑफ पावर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खत्म है। और हिंसा कौन करता है दोस्त? डरे हुए लोग हिंसा करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, men of quality are not afraid of equality। कौन से मर्द हैं जिनको बराबरी नहीं पसंद? जो घटिया हैं। बढ़िया लोग, उनको डर नहीं बराबरी से, they can deal with it। 30 साल पहले दोस्तों लिखा था कि कौन कहता है जन्नत से, परिवार के बारे में था। हमसे पूछो जो घर में फंसे,
ना हिफाजत ना इज्जत मिली, कर कर कुर्बानी हम मर गए, और दुश्मनों की जरूरत किसे, जुल्म अपनों ने हम पे किए। तो ये चीज बढ़ रही है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। और दोस्तों, नॉर्मल टाइम पे मर्द हजरात अपना वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो निकाल आते हैं। इसीलिए तो लाखों लोग रोजाना फुटबॉल स्टेडियम्स में जाते हैं, वो वर्ल्ड के मारा मारी करते हैं, वायलेंट फिल्में देख के अपना वायलेंस का, आईपीएल में चिल्ला चिल्ला के हरा हरा के दुश्मनों को वायलेंस का कोटा निकाल लेते हैं। आज इनके पास क्या है वायलेंस का कोटा पूरा करने के लिए? एक आदत बीवी जिसका चेहरा उनको रोज मतलब 2-4 घंटे ही देखना पड़ता था ना, सुबह जल्दी से तैयार होकर निकल गए, और वो भी चैन से है। आज 24 घंटे वही बीवी, वही बच्चे। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। और दोस्तों, आज ये साफ है कि हम आज के दौरान क्या कर सकते हैं। वायरस के दौरान हम वायलेंस के खिलाफ क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। कमला भसीन को बुला लो, आयशा एक टॉक रख देगा, फिर कोई और यूनिवर्सिटी टॉक रख देगी, या हम हमारे दोस्त हैं और हम ये सब कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मुंबई में, अक्षरा, वो लोग छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज के साथ मिल के बना रहे हैं ताकि उनकी बात शायद लोग मान लें। हम सरकारों को तजवीज़ें भेज रहे हैं, सजेशंस भेज रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन भी कुछ करने की कोशिश कर रही है। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मगर थोड़ा सोचिए, आज़ादी को मिले हमें 70 साल हो गया। इन 70 सालों में बहुत तरक्की की है औरतों ने, मगर क्या वायलेंस मिट गई थी? क्या सेक्स रेशियो, क्या हमने साइंस की मदद से बच्चियों की भ्रूणों में ज्यादा हत्याएं नहीं की? क्या जो रेप्स हैं वो ज्यादा घिनौने नहीं हुए? हमारी पार्लियामेंट में क्या पेट्रियार्की खत्म हो गई? 10% मेंबर्स से कभी आज तक ज्यादा नहीं हुए। तो दोस्तों, इस पर लंबा काम करने की जरूरत है। और पेट्रियार्की का ये जो वायरस है 3000 साल से चल रहा है। कास्ट का जो वायरस है, जो पेट्रियार्की के वायरस के साथ मिलकर पनपता है, क्लास इनइक्वालिटी के जो वायरसेस हैं, रेस इनइक्वालिटी का जो वायरस है, हेटेरोनॉर्मेटिविटी का जो वायरस है, जो होमोसेक्सुअल्स को नफरत करते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स को नफरत करते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि शॉर्ट टर्म इलाज इन वायरसेस का नहीं है। इन वायरसेस पर लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। आयशा के दोस्तों ने मुझे कहा था कि कमला, ये बताइएगा कि इस पर स्टेट क्या कर सकती है। स्टेट बहुत कुछ कर सकती है। हमारी स्टेट्स ने 2 काम जो बहुत ज़बरदस्त किए, और किए इसलिए कि ग्लोबल मूवमेंट्स ने उनको मजबूर कर दिया। एक काम हुआ 1948 में, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ। दुनिया की तमाम ह्यूमन हिस्ट्री में शायद पहली बार दस्तखत करके कहा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल विथ डिग्निटी एंड राइट्स।
तमाम लोग जन्मगत समान और आजाद हैं, सबकी अस्मिता है, सबके अधिकार हैं। यह आया 10 दिसंबर 1948 को। उसके 13-14 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान आया, जिसने यही कहा, हम सेक्युलर हैं, यहाँ हर बंदी बंदा बराबर है। बहुत बड़ा काम था, मगर क्या वी द पीपल ने माना इसे? क्या वी द पीपल ने कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया? क्या वी द पीपल ने इंटरकास्ट शादियां चालू कर दी? क्या वी द पीपल ने दूसरे मजहब से नफरत करना बंद कर दिया? और फिर वापस औरतों पे आती हूं, क्या वी द पीपल ने पितृसत्तात्मक धर्मों को मानना बंद कर दिया? क्या हमने कन्यादान करना बंद कर दिया? एक आजाद देश में जहां हर औरत और मर्द के अधिकार हैं, वहां कन्या का दान होता है और 10,000 लोग बैठ के देखते हैं अगर अमीरों की कन्या का दान हो रहा है। एक मर्द एक औरत को उठा के दूसरे मर्द को देता है। बी द पीपल, क्या ये संविधान के मुताबिक है? क्या हमने बेटियों को अंतिम संस्कार करने दिया? क्या हमने बेटियों को संपत्ति दी? अधिकार तो दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन किसने पढ़ा? रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज गीता पढ़ते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, सीता जी का सब कुछ देखते हैं, मगर कितनी बार बच्चों के साथ संविधान पढ़ते हैं? तो दोस्तों, अगर हमारा धर्म, हमारी कल्चर, हमारे रीति रिवाज सब पेट्रियार्कल हैं, अगर जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसके लिए हिंदी में शब्द केवल एक है, पति, और अगर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है तो पति परमेश्वर, बांग्ला में स्वामी, कोई और शब्द ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। अगर एक बंदा स्वामी है तो दूसरा कौन है? दास। तो दोस्तों देखिए, ये छोटी मोटी चीजें आज कर दी, एक भाषण रख दिया, ये लड़ाई लंबी है और 200, 300, 400 सालों से चल भी रही है, मगर वी द पीपल पर ज्यादा काम नहीं कर रहे। हाँ, इस वायरस के खिलाफ बोलने वाले नारीवादियों पर जरूर हम फप्तियां कस रहे हैं, उनको जरूर हम गालियां दे रहे हैं, उनको जरूर हम फेमिनाजी कहकर उनका मजाक बना रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर हम करते हैं। तो मैं ये मानती हूं कि हमें संविधान को मानते हुए, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को समझते हुए इस वायरस से लड़ना होगा, पेट्रियार्की वाले वायरस से। कोविड के दौरान जो कर सकते हैं करते रहें, लेकिन कोविड के बाद दोस्तों हमें देखना होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि कोविड के बाद लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स औरतों पर क्या होने वाले हैं, जरा सोचिए। उन पर कंट्रोल्स और बढ़ जाएंगे, उनका जो अनपेड केयर वर्क है वो और बढ़ेगा। परिवार में अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कौन संभालता है? औरत। बीमार हो गया कोई, कौन संभालता है? औरत। बुजुर्ग बीमार हो गए, कौन संभालता है? औरत। Women are the last to be hired and the first to be fired. उनकी
नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जाएंगी, घरों से बाहर निकलना कम होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कम होगी, और बाहर बेरोजगारी बहुत होगी तो वायलेंस बहुत होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ कोविड-19 के दौरान नहीं, जैसा हर जंग के बाद औरतों के साथ होता है, जैसा हर दंगे के बाद औरतों के साथ होता है, आज तो डर इस बात का है कि लड़कियों की चाइल्ड मैरिज बढ़ जाएगी। इस पर भी आजकल बात चालू हो गई है। तो ये सब हमें समझना है, करना है। कानून बहुत बना है हमारे देश ने, वायलेंस के खिलाफ तो बहुत ही अच्छे अच्छे कानून बने। वर्मा कमेटी ने ज़बरदस्त कानून बनाए रेप के खिलाफ। भंवरी देवी का रेप 22 साल पहले हुआ था, केस अभी चल रहा है। 11 साल तो निर्भय वाले केस में लगे, 11 साल 12 साल, जब पूरा देश इकट्ठा होके बोला तब हमने 11 साल ले लिए। तो दोस्तों, पुलिस वाले अगर पेट्रियार्कल हैं, कोर्ट्स के लोग अगर पेट्रियार्कल हैं, तो हमारे घरों से हम वही तो सप्लाई करते हैं। संसद में बैठे लोग, इन्होंने सजाए मौत दे दी और समझा कि देखो हमने न्याय दे दिया। सजाए मौत से अगर न्याय मिलता तो दोस्तों बात हो गई होती। तो मैं ये मानती हूँ कि ये लड़ाई पेट्रियार्कल वायलेंस के खिलाफ और इसके जितने साथी हैं वायरस, कास्ट, क्लास, रेस, ये सब, इन सब वायरस के खिलाफ तो हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं वायरस के बाद। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ नहीं करेंगे, सरकारों के पास जाके दुहाई नहीं लगाएंगे। बदलना तो वी द पीपल को है ना। घर में बदलने के लिए आपको ना तो राशन कार्ड की ज़रूरत है, ना आधार कार्ड की ज़रूरत है। आप आज अपने घर में समानता ला सकते हैं। समानता के वो क्या, सैनिटाइजर से पेट्रियार्की के वायरस को मार सकते हैं। पेट्रियार्की के वायरस से सने हुए लोगों को क्वारंटाइन में आज डाल सकते हैं। किसी की परमिशन नहीं चाहिए मित्रों, अपने अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। तो देखें कि घर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, हमारी कल्चर में क्या क्या है, निकाल के, जैसे वीड्स निकालते हैं ना खेतों से, निकाल के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर औरत को मंदिर जाने से नहीं रोका जा सकता, मगर वी द पीपल केरला में सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते, नहीं जाने देते। किसे? क्यों? औरत को क्यों? उसके मेंस्ट्रुएशन की वजह से। वो गंदी है? हाँ, गंदी तो है दोस्तों। ऐसा करो ना, एक इंसान ले आओ, एक पोप हो उनको ले आओ, दलाई लामा जी को, किसी को ले आओ जो हमारे गंदे खून के बगैर पैदा हो गया हो। ब्रिंग मी वन ह्यूमन बीइंग। तो अगर हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा है ना, तो दुनिया का हर इंसान गंदा है। मतलब हम बातें क्या कर रहे हैं, चांद पर लोग भेज रहे हैं, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश बन रहा है, मगर मेंस्ट्रुएशन वाली औरत को मंदिर में नहीं घुसने देगा हिंदुस्तान, सब खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये जो कल्चरल रिलीजियस वायरस है, इसको बदलना है। नंबर 2, जो घर का काम है ना, केयर वर्क, वो सबका काम होना चाहिए। मैं ये मानती हूं कि जब तक घर का काम सिर्फ औरत का है,
सिर्फ बेटी का है, बेटे का नहीं है, सिर्फ बीवी का है, मियाँ का नहीं है, तब तक बराबरी आ ही नहीं सकती। मैं ये मानती हूँ कि जब तक मर्द बच्चे पालने में आगे नहीं आएंगे, जब तक बच्चों को रोज छाती से नहीं लगाएंगे, उनके अंदर ये एहसास पैदा नहीं हो सकता कि एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है, एक इंसान को बनाने में कितने बरस लगते हैं। तब वो बंदूक नहीं उठा पाएंगे, तब वो डंडे से किसी को पीट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक इंसान बनाने में कितना वक्त लगता है। तो मैं मानती हूँ कि बच्चे पालने में मर्दों की पूरी भागीदारी करनी होगी। लड़कों के हाथों में छोटे बच्चे पकड़ाने होंगे कि देख तेरी छोटी बहन है, तेरा छोटा भाई है, तेरा नेफ्यू है, तेरी नीस है। ममता दोस्तों, हम औरतों में कोई ऊपर से नहीं आती, कोई भी हार्मोन ममता पैदा करने वाला नहीं है, कोई भी अंग ममता पैदा करने वाला नहीं है। ममता हमारे अंदर आती है प्रैक्टिस से, इतने हजार सालों की प्रैक्टिस से। अगर ममता बायोलॉजिकल होती तो बुद्ध में कहां से आ गई, गुरु नानक में कहां से आ गई, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहां से आ गई। तो ये, और अगर नॉन वायलेंस बायोलॉजिकल होती तो क्या आपने कोई जालिम औरतें नहीं देखी, वो सासें नहीं देखी जो खाट कड़ी करती रहती हैं, वो ननद भौजाई के झगड़े नहीं देखे, वो जिठानी देरानी के झगड़े नहीं देखे आपने, वो दफ्तरों में एक दूसरे की टांग खींचती हुई औरतें नहीं देखी आपने। तो दोस्तों, ना तो पेट्रियार्की बायोलॉजिकल है और ना फेमिनिज्म बायोलॉजिकल है, ये हमारे मूल्यों पर डिपेंड करता है। और दूसरी जगह मूल्य न ढूंढने जाएं, जो संविधान ने दिए हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ने दिए हैं, रेडीमेड है मामला, वो हैं असली सैनिटाइजर्स। उससे हाथ धोइए, और हाथ धोने से भी काम नहीं चलेगा, दिल धोने पड़ेंगे, दिमाग धोने पड़ेंगे। तो माँ का ही क्यों लेते नाम, घर का काम है सबका काम। तीसरी चीज दोस्तों, महिलाओं से रिलेटेड, अब प्रॉपर्टी बेटियों को देना शुरू करिए। जब तक बेटी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, जब तक वो पराया धन होगी, वो दूसरों का धन बनी रहेगी। और आज हमारे पास बहुत रिसर्च है कि प्रॉपर्टीड वुमेन फेस लेस वायलेंस। केरला में रिसर्च हुई, प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने एक और साथी के, इतना फर्क पड़ जाता है। अरे औरत की अंदर की फीलिंग पर फर्क पड़ जाता है कि अगर उसके पास कुछ है, जिसको कहते हैं फॉल बैक पोजीशन। तो इसके लिए भी हमने एक नारा दिया था, मुझे लगता है बहुत बढ़िया नारा था, कि बेटी दिल में, बेटी विल में, बेटी दिल में, बेटी विल में, ना दहेज ना महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। और तीसरी जो चीज या चौथी या पांचवी या जो भी है, वो ये है दोस्तों कि औरतों ने 200-300 सालों से पेट्रियार्की के खिलाफ बड़े जोरों से आवाज उठाई। हमारे साथ कुछ दानिशमंद मर्द, वाइज मर्द हमारे साथ थे, कुछ ने लीडरशिप दी। और आज से नहीं, मुझे लगता है बुद्ध ने औरतों को अधिकार दिए, प्रॉफेट मोहम्मद ने 1500 साल पहले जो औरत को अधिकार दिए, हकूक दिए, वो शायद किसी और मजहब ने नहीं दिए। प्रॉपर्टी राइट, एजुकेशन राइट, मैरिज बिकेम अ कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम, right to divorce, right to decide the conditions of divorce। गांधी जी ने जो किया,
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, फूले जी ने जो किया, सब मर्द थे, मर्द थे मगर इंसाफ पसंद मर्द। आज सिर्फ इंसाफ पसंद मर्द नहीं, हर मर्द को और हर बेटे को ये देखना पड़ेगा कि पितृसत्ता कैसे उनका भी नुकसान कर रही है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना कि पेट्रियार्की मर्दों का कितना बैंड बजा रही है, कैसे उनको डीह्यूमनाइज कर रही है। 100% रेपिस्ट मर्द हैं, सारे मर्द रेपिस्ट नहीं है मगर 100% मर्द रेपिस्ट है। 99% टेररिस्ट मर्द हैं, 99% या 95% सुइसाइड बॉम्बर्स मर्द हैं। सड़कों पर हंगामे करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले कौन है? मर्द हैं। तो क्या ये ऐसे पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। कहां से आए? पेट्रियार्कल वायरस उनके अंदर डाला जाता है परिवारों में, इस वायरस के इंजेक्शन लगा। तो दोस्तों अब मर्दों को समझना है कि हम कैसे रिश्ते चाहते हैं। और दोस्तों आज की जो बेटियां हम पैदा कर रहे हैं ना, वो पति परमेश्वर नहीं ढूंढ रही, वो जीवन साथी ढूंढ रही हैं जिसका हाथ में हाथ वो आगे चलेंगी। तो वहां आप लोग फिट नहीं हो गए, तभी तो पूरी दुनिया में शादियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि मर्दों को आदत नहीं है बराबरी की। और औरत अब बगैर बराबरी की नहीं रहेगी, और अगर रहती है तो लानत है उसको, लानत है किसी भी बेटी को जो डिग्रियां ले लेके करवा चौथ करती फिरती हैं, जो डिग्रियां ले लेके कन्यादान करवाती फिरती हैं। फायदा क्या हुआ उस डिग्री का? तो क्योंकि सिर्फ आपकी इज्जत की बात नहीं है, संविधान की बेइज्जती होती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन बेइज्जती होती है जब बेटी का कन्यादान करते हैं पढ़े लिखे लोग। तो दोस्तों मर्दों को अब ये समझना है कि पेट्रियार्की उनका नुकसान कर रही है, और जब तक घरों में बराबरी नहीं होगी, कहीं बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर जो लोग निकलते हैं वो घरों से ही तो निकलते हैं। पार्लियामेंटेरियंस घरों से आते हैं, पुलिस वाले घरों से आते हैं, जजेस घरों से आते हैं। तो आज औरत और मर्द साथ मिलकर समानता का नारा लगाएं, आगे चलें। दूसरी बात दोस्तों, हम एक इंटरसेक्शनल अप्रोच लेकर चलें। हम हर घातक वायरस, पेट्रियार्की, कास्ट, क्लास, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और अब बात ये है ना कि इस वाली बातचीत में आप तो मुझे ना दिख रहे हो और आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मगर मैं पढ़ने लगूं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं पहली बार ये तमाशा कर रही हूँ फेसबुक लाइव का, तो घबराहट भी है। बाय गॉड, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, थोड़ी घबराहट भी है, और आप दिख भी नहीं रहे हो। मगर इन दी एंड मैं कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहती हूँ जो वायरस ने समझाई हैं, जो इस खतरे ने समझाई हैं। नंबर 1, धरती एक है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 4-5 हजार साल से हमारे देश में जो वासुदेव कुटुंबकम कहा जा रहा था, दी होल अर्थ इज माई फैमिली, अंडरस्टूड। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, that has to be understood. And that I am because you are. ये आपने देख लिया ना, चीन में एक वायरस फैला, पूरी दुनिया में फैल गया।
तो धरती एक है, और धरती एक है बस, इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मार्स वार्स के चक्कर छोड़ दो। और ये धरती हमसे बहुत परेशान है, ये क्लाइमेट हमसे बेहद परेशान है, ये ह्यूमन बीइंग्स ने जो उसका हाल किया है। तो धरती एक है, इस धरती को बचाना है अगर हमको बचना है। दूसरी चीज, जैसा गांधी जी ने कहा कि चंद लोगों की ग्रीड के लिए इस धरती के पास पूरा नहीं है, मगर तमाम लोगों की नीड के लिए काफी है। जैसे अब मर्दों को ज्यादा बदलना है, मेरे जैसे अमीरों को ज्यादा बदलना है। मैं ये मानती हूं कि अगर आज धरती अभी भी चल रही है ना, तो गरीबों की वजह से। दे आर मोर इकोलॉजिकल, their lifestyles are much more sustainable. They are the global citizens, not me who flies around, not me who has all these lights around me. They are the ones. उनका फुटप्रिंट धरती पर बहुत कम है, हमारा नहीं। तीसरी चीज, मजदूरों और मजदूरी को एक बार और गौर से देखें। क्या मजदूरों और मजदूरी के बिना जिंदगी चल सकती है? तो फिर उनको मिनिमम वेज पे क्यों रोका हुआ है? उनको आधी मरी हालत में क्यों जिंदा रखते हैं? आज दोस्तों, मजदूर और मजदूरी को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। आज देखना पड़ेगा कि प्रोफेसर की और आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह में इतना क्या फर्क है। आज देख लीजिए कि कौन ज्यादा बचा रहा है, प्रोफेसर लोग या आंगनवाड़ी वालियां, नर्सेज। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक होटल में नर्सेज और डॉक्टर सब थे, वहां से नर्सेज को हटा दिया गया कि नहीं, इस अच्छे होटल में सिर्फ डॉक्टर। माय गॉड, पूरे देश की नर्सेज को निकल जाना चाहिए था कि डॉक्टर्स आप संभाल लीजिए, आप है ना इम्पोर्टेंट, आप 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, हम तो नर्सेस कमतर हैं। एक दिन एक अस्पताल चले बगैर नर्सेस के, बगैर वार्ड बॉयज के, वार्ड गर्ल्स के। तो मजदूर और मजदूरी को दोबारा से देखना पड़ेगा। नंबर 3, बेसिक सर्विसेज में मुनाफे को नहीं घुसने दिया जाएगा। अस्पताल नेशनलाइज हो दोबारा से। अस्पताल ये इस पर डिपेंड ना करें कि मेरे पास कितना जबरदस्त इंश्योरेंस है, 5 करोड़ का कि 10 करोड़ का। एजुकेशन, मुनाफा निकालिए वहां से, ट्रांसपोर्ट में से मुनाफाखोरी निकालिए। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। आज सबसे ज्यादा केसेस हैं कैपिटलिज्म के गढ़ में, अमेरिका में। ना अस्पताल चलते हैं वहाँ, ना बेसिक सर्विसेज चलती हैं, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट चीज़ों का ज़माना है ना, मुनाफाखोरी का ज़माना है, और उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे हर जगह मुनाफाखोरी लाई। सो बेसिक सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल, लाइक सम सोशलिस्ट कंट्रीज हैव ट्राइड टू डू। हैरानी नहीं होती कि वो छोटा सा देश क्यूबा सहायता भेज रहा है और अमेरिका बैठा हुआ है, कभी यहाँ से ले, कभी यहाँ से ले, और अमेरिका ने क्यूबा को कभी पनपने नहीं दिया। अगर क्यूबा को पनपने दिया होता, सोचिए। तीसरा, मैंने कहा मेहनत और मेहनताना, तो औरत के काम की मेहनत। हम मेहनताना नहीं चाहते, हम रिकग्निशन चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं, और हम आपकी भागीदारी चाहते हैं। हम थक गए 24 घंटे तीमारदारी करके। हमें अच्छा नहीं लगता जब आप बैठ के टीवी देखते हैं और मैं अकेली अंदर किचन में खाना बनाती हूँ। लगता नहीं है कि ये मेरा जीवन साथी है जो वेट कर रहा है, चिल्ला रहा है कि गिलास ला, पानी ला, बर्फ ला, सोडा ला।
नहीं, अब नहीं चलेगा दोस्तों। तो केयर वर्क को पहचाना जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसमें सबको लगाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिलों में जो नफ़रत है ना, उस वायरस को बाहर निकाला जाए। हर धर्म यही कहता है। और आज तो जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं वो नफ़रत के प्रोडक्शन हाउसेस हैं। नफ़रत के प्रोडक्शन हाउसेस जो धर्म के नाम पर वोटें मांगते हैं, नफ़रत के प्रोडक्शन हाउसेस। और ये बात हर मज़हब के बारे में मैं कह सकती हूँ, कोई एक मज़हब पर इसका वो नहीं है। तो कबीर जी बेचारे, उनकी बात मान लो कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मैं ये मानती हूँ कि मोहब्बत के बिना नहीं चल सकता, बराबरी के बिना नहीं चल सकता, सर्वे भवन्तु सुखिनः के बिना नहीं चल सकता। और दोस्तों, घर तो बिल्कुल नहीं चल सकते। घर में हमें अगर प्यार चाहिए तो पेट्रियार्की को निकालना ही पड़ेगा। तो अब मैं तो बोल ली, अब आपके सवाल इसमें आ रहे हैं। बोलो, बांग्लादेश से मेरे दोस्त लोग की खबर, हमारे बंधुरा की डाकाते। तो बांग्लादेश वालों को भी मेरा सलाम। और मुझे मालूम है कि आज पाकिस्तान से हमारी बहुत सारी ख़वातीन और हजरात देख रहे हैं हमें। और दोस्तों, ये जो लकीरें हमारे बीच में खींच दी गई हैं, इस पर ही लूट गए ना हम। तो 20% 30% बजट लगा दिया डिफेंस पे। और डिफेंस आज कहाँ से आ रही है? हेल्थ वर्कर से आ रही है, औरतों से आ रही है डिफेंस। कहाँ गए वो बड़े बड़े हथियार अमेरिका के हमारे? तो पड़ोसी देशों के साथ मोहब्बत की जाए, उनके साथ बांटा जाए अपने तजुर्बात को, एक दूसरे की मदद की जाए। और हमेशा हमेशा ये जो जंगें चलती रहती हैं वो बंद की जाएं। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि सरकारों पर ज़रूर दबाव बना के रखना है, लेकिन असली काम सरकारों से भी करवाने का काम वी द पीपल, हम भारत के लोग जो अपने संविधान को मानते हैं, उसके जीना शुरू करेंगे। और जो भी संविधान ने हमें मूल दिए हैं उनको जिंदगी में उतारेंगे। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारतीय दोस्तों अभी आज़ाद नहीं हुई। तो हमें भारतीय को आज़ाद करना है, लेकिन भारतीय आज़ाद करके हिंसात्मक ना बने। आज औरत जब आज़ाद होती है तो एम्पावर होने का मतलब नहीं है पावर का गलत इस्तेमाल। अगर आज की औरतें भी मर्दों के जैसे बन गई, पावर का गलत इस्तेमाल करने लगी, तो कल अगर मरना था तो आज ही मर जाएंगे। तो एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ करना है, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ना औरत का ना मर्द का। बहुत से मर्द इतने नेक हैं, सलाम है उनको। तो नेकी को इंटरनलाइज करना है, ह्यूमन वैल्यूज़ को एम्पावर करना है। और मैं ये मानती हूँ कि हम इंसान ये कर सकते हैं। और करने के लिए जो हमारा लव ऑफ पावर है ना, पावर को बहुत प्यार करते हैं, लव ऑफ पावर को पावर ऑफ लव में बदल दें, तो सारे धर्मों की बात आ जाएगी। और हम तो 1 बिलियन राइजिंग में, जो पूरी दुनिया के 200 देशों में चल रहा है, 1 बिलियन राइजिंग, अ ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट women. In South Asia has been
not love of power, power of love. छोटी सी बात है, हो सकती है, मगर पावर की भूख को छोड़ना पड़ेगा. तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. नमस्ते, सलाम, जय भीम, जय संविधान, जय यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स.